हेलो दोस्तों, राघव वॉयस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके सामने एक बुक समरी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड। वीरेंद्र राठौर द्वारा स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड किताब हमें इस बात की झलक देती है कि वास्तव में अभिनय के पेशे में क्या जाता है। सूक्ष्म तकनीकों की शिक्षाओं से लेकर डायलॉग डिलीवरी तंत्र तक, ये किताब हमें अभिनय की इस दुनिया में फलने फूलने के लिए बहुत कुछ सिखाती है। इसे अभी पढ़ें और अपना अभिनय करियर शुरू करें। क्या आप एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं? क्या आपने एक सफल अभिनेता या अभिनेत्री बनने का सपना देखा है? अगर हाँ, तो आज इस किताब, जिसका नाम है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड, से आपको बहुत सारे जवाब मिलने वाले हैं। इस किताब में दी गई तकनीकों को जानकर कोई भी इंसान जो अभिनय में रुचि रखता है और अभिनय को अपना करियर बनाना चाहता है, वह अपना रास्ता आसान कर सकता है। परिचय: ये किताब फिल्मी दुनिया के जाने माने आवाज कलाकार, वॉइस आर्टिस्ट, लेखक, निर्देशक, गायक और फिल्म निर्माता की है, जिनका नाम है वीरेंद्र राठौर, जो सिल्वर स्क्रीन और OTT प्लेटफॉर्म के साथ करीब 20 सालों से जुड़े हैं। आज ये फिल्म मेकिंग की सभी कला और तकनीकों में मेंटर है और साथ ही इन्हें बेस्ट मेंटर के अवार्ड से भी सम्मान किया जा चुका है। आज ये जॉइंट फिल्म्स के नाम से एक YouTube चैनल भी चलाते हैं, जिस पर 1.9 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी हैं। अभिनय का मूल मंत्र है अपने आप को जानना, अर्थात खुद को जानना, और इस मूल मंत्र को पाने के लिए वीरेंद्र राठौर जी की किताब स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभिनय सीखने के लिए बहुत ही उम्दा प्रयास है। उन्होंने बहुत ही सरल और आसान तरीके से अभिनय सिखाने का मंत्र समझाने की कोशिश की है। इतिहास में प्रसिद्ध अभिनेता चार्ली चैपलिन अभिनय के क्षेत्र में स्विच ऑन स्विच ऑफ की अपने खुद की सबसे बड़ी मिसाल है। चार्ली की मां स्टेज पर काम कर रही थी। एक दिन वो बीमार पड़ी तो उन्होंने अपनी जगह अपना बेटा चार्ली को भेज दिया, क्योंकि प्ले के सारे डायलॉग्स उन्हें याद थे। ये एक कॉमेडी प्ले था जिसमें चार्ली को पब्लिक को हंसाना था। शो शुरू होने से पहले चार्ली चैपलिन को पता चला कि उनकी मां का देहांत हो गया है। सोचिए उस दुख के समय में चार्ली ने कैसे दुख को स्विच ऑफ कर कॉमेडी का स्विच ऑन किया होगा। ये किरदार चार्ली ने इतनी खूबी से निभाया कि यहाँ से चार्ली महान अभिनेता चार्ली चैपलिन बन गए। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग का मतलब है कि आप एक सेकंड में किसी इमोशन में चले जाएं और फौरन उससे बाहर भी निकल जाएं। सुनने में और करने में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर इसकी सही से प्रैक्टिस की जाए तो ये बहुत आसान है। और यही तरीके स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड किताब में बताए गए हैं। अच्छी परफॉर्मेंस नतीजा है एक सही तरीके से प्रैक्टिस की गई प्रैक्टिस का। एक्टिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस को जो भी 100% करेगा, उसको 100% ही रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर किसी ने रेडियो फ्रीक्वेंसी 99.1 सेट किया, मतलब 99.3 से नीचे, तो उसको रिजल्ट साफ और अच्छा नहीं मिलेगा। इसी तरह से कुछ ज्यादा मेहनत करके ज्यादा फ्रीक्वेंसी 99.5 सेट की तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस समरी को यहाँ क्यों पढ़ें? मेरा एक अभिनेता बनने का सपना था और इसने मुझे स्कूल में कुछ नाटकों में अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। आज मैं अपने ऑडियो और वीडियो कौशल का श्रेय उन अभिनय सेशंस को देता हूँ। ये किताब मेरे दिल के करीब रही है क्योंकि यह अभिनय के बारे में सब कुछ बताती है। अभिनय के प्रति रुझान होने के कारण मैंने इस किताब को पढ़ा है और अपने YouTube चैनल राघव वॉइस में अपने वीडियो में डायलॉग डिलीवरी के कुछ तरीकों का उपयोग किया है। इसलिए आप जो समरी पढ़ रहे हैं उसका उपयोग मैंने व्यक्तिगत रूप से किया है और इसलिए आपको केवल इस समरी में सर्वोत्तम व्यवहारिक सलाह मिल रही होगी, जो कि अन्य ब्लॉग्स साइट्स पर नहीं है। इस किताब को आसानी से समझने के लिए हमने उनको एक पार्ट में बांटा है और अंत में मिलेगी कुछ ऐसी डिटेल्स जिससे आप अपने बॉलीवुड करियर को फास्ट ट्रैक पर ला सकते हैं। चलिए उनको डिटेल में समझते हैं। भाग 1, अंदर से बाहर की ओर। ये एक्टिंग में जानना बहुत जरूरी है कि जो बाहर लोगों को दिख रहा है, आपका एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और आपके कहने का अंदाज, वह आपके अंदर से ही उपजा है। इसलिए एक्टर के तौर पर आपको ध्यान देना है आपकी अंदरूनी चीजों पर, जैसे आपकी संवेदनाएं और भावनाएं जो आपको प्रकट करनी है, वो कहां से उठ सकती हैं, उसको समझना, जानना और उसको जगाना बहुत जरूरी है। कई बार एक्टर्स डायलॉग याद करते हैं पर कैमरा के सामने इमोशन नहीं ला पाते, और अगर इमोशन आ जाते हैं तो लाइंस भूल जाते हैं। अंदर से उस भावना को फील नहीं कर रहे हैं तो वो ना तो आंखों में दिखेगा, ना आपके चेहरे पर दिखेगा, ना आपकी आवाज द्वारा महसूस होगा और ना ही आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा। इसलिए ये जो बाहरी तौर पर एक्टिंग करने की कोशिश होती है, ये हमेशा एक कोशिश नजर आती है, ना कि वह किरदार आए।
अगर आपने इन एक्टिंग तकनीक को अपनाया तो अंदरूनी रूप से आप उसको फील करेंगे, चाहे वह गुस्से की भावना हो, खुशी की या दुख की। आए उसका पैटर्न अपने आप ही आपकी आंखों, आपके चेहरे में, आपकी आवाज में और आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आना शुरू हो जाएगा। भाग 2, हम सभी पैदाइशी एक्टर हैं। एक एक्टर को सबसे पहले सफल एक्टर का माइंडसेट बनाना चाहिए और उसके लिए एक विश्वास बहुत जरूरी है कि वह एक पैदाइशी एक्टर है। जब एक नवजात बच्चा पैदा होता है तो ना तो वह किसी भाषा को जानता है, ना किसी कम्युनिकेशन भाषा को जानता है, ना उसको रिश्तों की परख है। आए बावजूद इसके वह अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। इमोशंस को एक्सप्रेस करना पहला सिद्धांत है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वह अपने आसपास अपने परिवार के लोगों को देखता है और यह महसूस करता है कि यह लोग सभी चलते फिरते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं और वह ध्यान से ऑब्जर्व करता है। आई वही अपने झूले में बिस्तर में लेटे लेटे उनकी छोटी से छोटी हरकत को ऑब्जर्व करता है, उस पर प्रतिक्रिया करता है। आई तो अब ये क्या कर रहा है? अब ये बच्चा एक्टिंग के दूसरे सिद्धांत पर काम कर रहा है, ऑब्जर्वेशन। ये बच्चा जो अब दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा है, अब उनको देखकर अपने पलंग पर लेटे लेटे ही चलना शुरू करता है, उठने की कोशिश करता है, शब्दों को बोलने की कोशिश करता है। अब ये बच्चा अब तीसरे सिद्धांत पर आ गया है, ऑब्जर्व, कॉपी, परफॉर्मेंस। ये 3 शब्द ऑथर हमेशा अपनी एक्टिंग क्लास में इस्तेमाल करते हैं। जो एक्टिंग का मूल मंत्र है, ऑब्जर्व, कॉपी, परफॉर्मेंस। हम सभी बचपन में इतनी आसानी से एक्टिंग कर लेते थे, तो आज क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब है कि जब इस बच्चे ने थोड़ा और बड़ा होकर उसी तरह से किसी की एक्टिंग की तो उसे डांट पड़ी, ये क्या कर रहे हो, क्या जोकरपना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पागल हो क्या, तुम बड़े हो गए हो, बच्चे जैसी हरकत मत करो। बेचारे बच्चे को समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया और उसको सवाल का जवाब मिलता है कि अब वो बड़ा हो गया है और बड़े लोग ऐसा नहीं करते। बस जैसे ही ये बुद्धि जागती है कि ओह मैं बड़ा हो गया हूँ, बस उसी दिन वो कलाकार मर गया। उम्र बढ़ने के साथ साथ एक झिझक आ जाती है कि कोई क्या कहेगा या लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, इससे बचना होगा। भाग 3, एक्टर्स के लिए नियम। रूल 1, स्वीकार करें परिस्थिति और लोगों को। एक्टिंग में जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वह है स्वीकार करने की, सहमति की। सहमति ज्यादातर आम लोगों में नहीं होती है, परंतु एक एक्टर के तौर पर आपके अंदर पूर्ण सहमति होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर सहमति नहीं होगी तो आप किसी भी चरित्र से सहमति नहीं रख पाएंगे और इस वजह से आप उसे पूरी तरह से अपना नहीं पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हो सकता है कि आप उस निभाए जाने वाले किरदार में, उसकी सोच में, उसके धर्म में, उसकी आस्था और विश्वास में, अपने निजी जीवन में उससे सहमत न हो आए, लेकिन एक एक्टर को किरदार को पूरी तरह से निभाने के लिए उसकी सभी चीजों को स्वीकार करना होगा, तभी आपका अभिनय संपूर्ण लगेगा। 100% स्वीकार करना पड़ेगा। अगर 100% स्वीकार नहीं करोगे तो उस किरदार को लेकर विश्वास नहीं आएगा। बस एक्टिंग करने के लिए करेंगे तो बहुत ही असहज और झूठा लगेगा। समाज में कहीं पर भी एक इंसान की सोच दूसरे इंसान से नहीं मिलती, लेकिन अगर आपको एक सफल एक्टर बनना है तो बहुत जरूरी है कि आपके अंदर सभी लोगों को लेकर एक एक्सेप्टेंस हो। एक एक्टर का एक बहुत अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, उसके बिना वह कभी भी कमाल का एक्टर नहीं बन सकता। रूल 2, अच्छे श्रोता बने। आपको अच्छा श्रोता बनना है। आपको शायद ये बहुत अजीब लगेगा कि एक एक्टर को सुनने से क्या फायदा होगा, लेकिन एक्टिंग परफॉर्मेंस का पूरा आधार अच्छा सुनने में और स्वीकृति में है। आम जिंदगी में, घर में, परिवार में, दोस्तों के बीच में हम सभी ये देखते हैं कि कोई भी इंसान सुनने को तैयार नहीं है। वह बस अपनी बात रखना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है और अपनी बात मनवाना चाहता है। सबसे पहले उस किरदार के बारे में पूरी तरह से राइटर से, डायरेक्टर से या कास्टिंग डायरेक्टर से विस्तार में सुनना बहुत जरूरी है। ज्यादातर नए एक्टर यहाँ पर गलती कर जाते हैं, खासतौर पर ऑडिशन में। वहाँ निभाए जाने वाले किरदार के बारे में विस्तार से सुनते नहीं है। जितना अच्छा सुनने वाला होगा उतनी ही उसकी समझ उस किरदार के बारे में और उसकी परवरिश के बारे में अच्छी होगी। इस तरह से आपकी एक्टिंग की जो परफॉर्मेंस है वह बहुत ही सहज लगेगी, आपके लिए एक्टिंग बहुत आसान हो जाएगी। भाग 4, अभिनय की तैयारी। मोनोलॉग। डायलॉग को जोर से पढ़े। ज्यादातर एक्टर यही गलती करते हैं कि मोनोलॉग या डायलॉग मिलते ही बस याद करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से याद करने को फ्लैट रीडिंग या कोल्ड रीडिंग भी कहा जाता है, जो थिएटर में की जाती है, लेकिन थिएटर और विजुअल मीडियम दोनों अलग माध्यम है।
मोनोलॉग या डायलॉग लेकर सबसे पहले मध्यम आवाज में पढ़ें। याद रखें, मन में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मन में पढ़ने से शब्दों को बोले जाने वाली गलती नहीं होती है, फंबल नहीं होता है, शब्दों का उच्चारण गलत नहीं होता है। इसलिए जरूरी है जोर से नॉर्मल अंदाज में 1-2 बार पढ़ें। मोनोलॉग या डायलॉग पढ़ने के बाद पता करें कौन बोल रहा है। आई किरदार कैरेक्टर, किससे बोल रहा है। ऑपोजिट कैरेक्टर, कहाँ बोल रहा है। आई लोकेशन, क्यों बोल रहा है। आई वजह रीजन, कैसे बोल रहा है। आई इमोशन, इमोशनल मार्किंग करें। यह एक स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में बहुत असरदार तकनीक है। आपको निभाए जाने वाले डायलॉग की इमोशनल मार्किंग करनी है। आपको अपने डायलॉग में बोली जाने वाली हर लाइन का इमोशन समझना है और वह लिखना भी है। हर डायलॉग की हर 1-2 लाइन में भाव बदल जाता है। हम आम जिंदगी में बोले जाने वाले डायलॉग में भी हर लाइन में इमोशन चेंज करते हैं। इसी वजह से डायलॉग एक ही होता है, लेकिन उसमें व्यक्त किए गए अलग अलग इमोशन की वजह से उस एक ही डायलॉग की हर लाइन को एक्सप्रेस करने में आपका अंदाज, आपकी आवाज का जोर और उतार चढ़ाव बदलता जाएगा। पॉज मार्किंग या कॉमा मार्किंग। अब हम परफॉर्मेंस के तीसरे स्टेप पर आ गए हैं। हम सभी की अपनी सांस की एक सीमित क्षमता होती है। किसी की सांस ज्यादा देर तक ठहरती है। अल्पविराम या पॉज मार्किंग इसलिए जरूरी है कि अगर हम इसे शुरू में नहीं करेंगे तो हर बार परफॉर्म करते समय अलग अलग जगह पॉज लेंगे और इस वजह से हमारा कंट्रोल हमारी सांस पर नहीं रहेगा और बोलने में गड़बड़ होगी, जिसे एक्टिंग में फंबल आना भी कहते हैं। आप पॉज मार्किंग अपने अनुसार ही करें। जब जहां आपकी सांस रुके और आपको वह पॉज सही लगे, वहां पर मार्क लगा ले। मुख्य शब्द को मार्क करें। हमें हर डायलॉग के मुख्य शब्द को मार्क करना है और बोलते वक्त उसे खास अटेंशन देनी है, मतलब हाईलाइट करना है। सिर्फ इतना भर कर देने से आपकी एक्टिंग सामान्य से ऊपर उठ जाएगी और सबसे बेहतर लगेगी। सभी स्टार और सुपरस्टार इस तकनीक का जाने अनजाने में इस्तेमाल करते हैं। शोले फिल्म आज भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। यह एक ऐसी अनोखी फिल्म है जिसके सभी किरदार भले ही एक सीन में आए हो या एक डायलॉगे बोला हो, तब भी वो सब अपनी पहचान छोड़ने में कामयाब रहे। अमजद खान गब्बर के रूप में बोला गया डायलॉगे कितने आदमी थे लोगों के दिलो दिमाग में आज भी है। ये तकनीक छोटी है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा असर होता है। बस सावधानी रखें कि जल्दबाजी ना करें। डायलॉग को याद करके बोल देना ही एक्टिंग नहीं होती है। तुरंत डायलॉग कैसे याद करें। 5वें नंबर पर आती है डायलॉग को याद करने की बारी। यह मेथड भी बहुत मैजिकल है। इस मेथड का सबसे बड़ा और जरूरी नियम यह है कि याद नहीं करना है, बल्कि इमोशंस को समझकर परफॉर्म करना है। आप याद कीजिए कि सबसे पहले जबरदस्ती आपको क्या याद कराया गया था। क ख ग ABCD और मैथमेटिक्स का टेबल, लेकिन आज तक हमें पूरी तरह से मैथमेटिक्स के टेबल याद नहीं है। आई क्यों? क्योंकि जब हमने टेबल्स को याद किया था तो उसमें इमोशंस नहीं थे, परफॉर्मेंस का मजा नहीं था, इसलिए आज तक भी वो पूरी तरह याद नहीं है। इसलिए इमोशन को समझना होगा, फिर सब याद रहेगा। इस याद करने के मेथड को फॉलो करोगे तो आपको आपके सारे डायलॉग बहुत जल्द याद होंगे और बहुत समय तक याद रहेंगे। इसी तरह से हमें फिल्म के गाने याद हो जाते हैं, हम उन्हें कभी भी याद नहीं करते, आई गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और क्योंकि उसमें भावनाएं यानी कि इमोशंस होते हैं, आप कनेक्ट हो जाते हैं और इसलिए वो सालों साल याद रह जाते हैं। किरदार में पूरी तरह से कैसे ढले। जब भी आपने किसी से भी एक्टिंग की बात सुनी होगी या पढ़ी होगी तो सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप अपने निभाए जाने वाले चरित्र को अपना लो, उस चरित्र में ढल जाओ, खुद को भूल जाओ, पर किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि कैसे। और इसी वजह से एक्टर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इसको कैसे करें। इसका बहुत आसान हल है, अगली तकनीक, अपने किरदार में ढलें। विशेष ध्यान ये रखना है कि इस मेथड को प्रैक्टिस करते समय आपको अपने डायलॉग को दोहराना नहीं है, बल्कि आपको उस घटना पर जो आपका पर्सपेक्टिव है वो बड़बड़ाना है और उसे बोलकर कहना है, मन में नहीं कहना है। डायलॉग में दी हुई जो सिचुएशन है उस घटना के लिए, उस इंसान के लिए, जब आप ऐसा पूरी जागरूकता से और होश में करेंगे तो उस घटना के इमोशन आप पर हावी होना शुरू हो जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस में बहुत प्रोग्रेस होगी। आई खास तौर पर जब भी ऑडिशन देने जाएं तो अपनी तैयारी के बाद इसी की प्रैक्टिस करते रहे जब तक कि आप ऑडिशन रूम में कैमरे के सामने अपने मार्क तक न पहुंच जाएं। भाग 5, दिमाग के याद करने के सिद्धांत।
ज्यादा अच्छे से और बेहतरीन तरीके से याद करने के लिए हमें इंसानी दिमाग को समझना बहुत जरूरी है। इंसानी दिमाग में किसी भी चीज को याद रखने के लिए 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। रिलेशनशिप और अटैचमेंट यानी कि एसोसिएशन, इमेजिनेशन, साइकिक फिलॉसफी यानी कि विजुअलाइजेशन। एसोसिएशन मतलब आपका उसके साथ जुड़ाव किस तरह का है, आप उसको कितना समझ पा रहे हैं, आप उसके साथ कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कितना एसोसिएट कर पा रहे हैं। जैसे किसी भाषा का शब्द जो आप नहीं पहचानते हैं, अगर वह आपके सामने बोला जाए तो आप और आपके माइंड में कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप उसके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, उसके साथ जुड़ नहीं पाते। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी आप याद करना चाहते हैं, लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, उसके साथ आपका इमोशनल बॉन्ड हो। ये बहुत जरूरी है। हर बोले जाने वाले किरदार से, उसके बोले जाने वाले डायलॉग से आपका इमोशनल रिलेशनशिप होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। इमेजिनेशन भी हमारे माइंड का एक ऐसा टूल है जिसका अगर हम सही और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपनी परफॉर्मेंस में जादुई बदलाव ला सकते हैं। विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग है, लेकिन कई बार हम इसे एक ही मानने लगते हैं। इमेजिनेशन में आपको यह इमेजिन करना है कि क्या क्या हो सकता है और उससे आपका क्या कनेक्शन होगा, जबकि विजुअलाइजेशन में आपको अपने किरदार को विजुअलाइज करना है, मतलब जैसे उसे कोई दूसरा देख रहा है। सिर्फ और सिर्फ उन लाइंस की डिलीवरी को विजुअलाइज करना है, यानी कि डायलॉग बोलते हुए देखना है। अपने सामने और आसपास उन्हीं किरदारों को, उन्हीं लोकेशन को विजुअलाइज करना है जो आपको दी गई है। जबकि इमेजिनेशन में कई बार बहुत सी ऐसी चीजें भी आएंगी जो कि सीधे तौर पर उससे रिलेटेड नहीं होंगी, इसलिए ये दोनों प्रैक्टिस थोड़ी अलग है और थोड़ी रिलेटेड भी। भाग 6, ऑब्जर्व करने की तकनीक। असल में ऑब्जर्वेशन हमारी एक बिल्कुल कॉमन सी एक्टिविटी है जिसे हम बचपन से करते आते हैं। अब तक आपने सुना होगा कि एक्टिंग में आपको सभी की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करनी है और उनके बोलने का अंदाज ऑब्जर्व करना है। लेकिन एक बहुत ही जरूरी चीज है जिस पर कभी बात नहीं की गई और वो है चेहरे के हाव भाव यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस। ज्यादातर लोगों की परेशानी होती है कि वो किसी को भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, और अगर ऑब्जर्व कर भी लेते हैं तो उनके जैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कभी भी ये गलती ना करें कि आप किसी अजीबोगरीब या अलग सी पर्सनालिटी को ढूंढने की कोशिश में लग जाएं, बल्कि जो भी नजर आ रहा है उसके चेहरे के पूरे एक्सप्रेशन को अपने चेहरे पर लाएं, उसके बोलने के अंदाज को अपने अंदर लाएं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को अपने अंदर लाएं। भाग 7, एक्टिंग की रेगुलर एक्सरसाइज। एक्टर को पढ़ना जरूरी है, क्यों? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक आम इंसान अपनी सारी जिंदगी 50 से 100 शब्दों में खत्म कर देता है। ये अजीब है। खुद सोच कर देखिए, आपके परिवार में यार, दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी क्या बात करते हैं, कितने शब्द इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर शब्द रिपीट होते हैं, जैसे कहाँ जा रहे हो, इतनी देर क्यों कर दी, कब तक पहुंचोगे, खाना खा लिया, पढ़ाई कर लो, और ऐसे ही कुछ और। जितने शब्दों से जिसका काम चल रहा है वो बस उतने ही शब्द इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से जैसे ही वो एक्टर बनने की सोचते हैं और मुंबई बगैर तैयारी के पहुंच जाते हैं तो ऑडिशंस में नए शब्द आते ही घबरा जाते हैं, बोल नहीं पाते और फंबल हो जाते हैं। अपनी वोकैब्युलरी और उसकी समझ को बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना होगा। आप वैसे तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, नॉवल, साहित्य, नाटक की किताब, कुछ भी जिससे आपकी नॉलेज और वोकैब्युलरी दोनों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ना शुरू करें तो जल्द फायदा मिलेगा। आज किसी के पास भी ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए ये ज्यादा आसान है और आप इसे कम समय में भी कर पाएंगे। कहानी सुनाने की कला। आप कोई भी कहानी ले सकते हैं और उसे ऐसे पढ़ें जैसे आप कहानी सुना रहे हैं। शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे तो आसानी से इसे रोज भी कर पाएंगे। ध्यान रखना है कि इसे सीधे सीधे नहीं पढ़ना है, स्टोरी टेलिंग फॉर्म में पढ़ना है। जो भी लाइन कोष्ठक में हो उसे डायलॉग की तरह परफॉर्म करना है, क्योंकि वो उस किरदार द्वारा बोला गया डायलॉग ही है, और बाकी लाइंस को विस्तार पूर्वक पढ़ना है। एक्टर के महत्वपूर्ण टूल्स में से एक है उसकी आवाज और कैमरा। एक्टिंग में तो सबसे जरूरी आपकी आवाज और उसका थ्रो है। आवाज और उसका सही इस्तेमाल ही एक्टर का एक ऐसा औजार है जिसकी वजह से वो एक्टर बाकी एक्टर से बेहतर हो जाता है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के सभी मेल फीमेल एक्टर को देखेंगे तो सफल और पॉपुलर वही है जिनकी आवाज की पहचान है। मतलब चाहे वह स्क्रीन पर दिखे या रेडियो में, लोग उनकी आवाज सुनते ही उनको फौरन उनके नाम से पहचान जाते हैं। सभी की आवाज में एक खास बात होती है, बस जरूरत है उसको तराशने की, उसको और बेहतर बनाने की।
अमिताभ बच्चन की भारी और कड़क आवाज शुरुआत में उनके रिजेक्शन का कारण बनी, पर आज उनकी आवाज का उदाहरण दिया जाता है। हर आवाज को बहुत तराशा जा सकता है। भाग 8, कैमरा एक्टिंग में ध्यान रखने वाली बात। कैमरा पोजीशन की ज्ञान। कैमरा या विजुअल एक्टिंग में कैमरा ही आपका दर्शक है, इसलिए कैमरा पोजीशन एवं अन्य बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। जाने कि कैमरा या कैमरे कहाँ हैं। जानिए कैमरा क्या कैप्चर कर रहा है। जानिए कि कैमरे के अकॉर्डिंग बाकी एक्टर्स और प्रॉप्स कहाँ हैं। कैसे देखें, आई लुक कहाँ रखें। मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब के सभी पाठों को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपनी जिंदगी को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड किताब की समीक्षा। बुक रिव्यू। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड किसी भी व्यक्ति के लिए बनाई गई एक किताब है जो इस अभिनय उद्योग एक्टिंग इंडस्ट्री के तरीकों को सीखना चाहता है। किताब में बहुत ही सरल शब्दों में उन तकनीकों और विधियों का उल्लेख है जो किसी भी प्रकार के अभिनय में प्रभावशीलता प्रदान करती हैं। हालांकि अभिनय उद्योग तक ही सीमित होने के कारण आम आदमी को यह बहुत सार्थक नहीं लग सकता है। कुल मिलाकर यह एक ऐसी किताब है जो इस अभिनय क्षेत्र में नए उम्मीदवारों की मदद करेगी। तो दोस्तों, ये बुक समरी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।